बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन से क्या मुराद है, इसके मतलब डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है, किसी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन से क्या मुराद होता है। ठीक है, ये चंद एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली जो आपकी है एक्सरसाइज 1.3 उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल लेक्चर है। अगर आप कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप जस्ट क्वेश्चंस को रटा लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। रूट और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन से क्या मुराद है। देखिए, सिंपल बात शुरू करते हैं। जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक मेरे पास इक्वेशन है, तो इसको अब जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक है 2 और एक है 3। ऐसी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को जब आप यहाँ पर पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को, तो आप देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाइड करेंगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे, आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0। तो पता लगा कि इस इक्वेशन ने इस नंबर ने x इज इक्वल टू 2 ने इस इक्वेशन को किया सेटिस्फाइड। इसी तरह जब आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आंसर आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसने भी इसको कर दिया सेटिस्फाइड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी वैल्यूज जो दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं उसे उस इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स, या इसका दूसरा नाम होता है ज़ीरो, ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट हुए? दो। कौन कौन से? 2 और 3। या मैं कहूँ कि इस इक्वेशन के जीरोज कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 जीरोज हैं। जीरोज का मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू 0 वाई, ये नहीं है। जीरोज का मतलब वो वैल्यूज जिन पर इसका आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट करने से और x की जगह 3 पुट करने से इसका आंसर 0 आता है, लिहाजा इन्हें इसके जीरोज या रूट कहते हैं। ये हो गया जी कॉन्सेप्ट सिंपल रूट्स का या जीरो का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस योटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप चेक करें कि क्या x इज इक्वल टू -1 इसका रूट है या इसका 0 है। तो अगर आप x की जगह -1 पुट करते हैं, आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1। आंसर बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2। आंसर इसका 0 के बराबर नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -1 इसका रूट नहीं है, या x इज इक्वल टू -1 इसका 0 नहीं है। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है जी। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। Let p of z be a complex polynomial then all those values, जो अब यहाँ पर चूंकि हम कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो मैंने लिखा all those values, all those complex number z that satisfied the equation, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, are called roots, उन्हें रूट्स बोलते हैं, और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, या है इस इक्वेशन के पोलिनोमियल के जीरोज बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक पोलिनोमियल लिखी, पोलिनोमियल इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके मैंने कहा दो रूट निकलते हैं, z इक्वल टू प्लस माइनस 3 योटा, ये दोनों इसको सेटिस्फाइड करते हैं, लिहाजा इसके ये दोनों जो है इसके रूट्स हैं या जीरो हैं। क्यों? अगर आप z की जगह यहाँ पर 3 योटा पुट करके देख लें तो 3 योटा का स्क्वायर प्लस 9। योटा का स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये -9 प्लस 9 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? 0 के बराबर। तो आपने देखा कि अगर मैंने 3 योटा पुट किया तो आंसर आया 0 के बराबर। इसी तरह अगर आप -3 योटा पुट करके देखेंगे तो -3 योटा का स्क्वायर प्लस 9, ये भी आपके पास आंसर 0 के बराबर देगा। तो लिहाजा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 योटा जो है वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के क्या है जी? रूट्स हैं, या उन्हें 0 बोलते हैं। अच्छा, अब अगली बात ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के रूट्स या 0 निकालते कैसे हैं। उसके लिए पहला तरीकाकार लिखा है जी फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। आप अपनी एक पॉलिनोमियल दी हो, आप उसके फैक्टराइजेशन कर लें। ये एक मेरे पास क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल दी हुई है। क्या दी हुआ है जी? क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। दिस इज द क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है। रूट, ये असल में आपने किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अगर रूट निकालना हो तो उसमें सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए सिंपल, पहले मैंने z को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपकी एग्जांपल है, ठीक है, बुक की।
अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से पहले z कॉमन निकाल लिया, यहाँ से -3 कॉमन निकाल लिया, ये इसके रूट, ये इसके फैक्टर बन गए। अगर फर्ज करें अब इसको एज इक्वेशन के तौर पर सोल्व करना चाहते हैं तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से एक z की वैल्यू आएगी 3 के बराबर और एक आएगी -i के बराबर। तो ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के दो रूट होंगे, 3 और -i। बिल्कुल वही काम जो 9th में आप करते हैं। फैक्टराइज द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सही है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये हम जानते हैं योटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ठीक है। तो मैंने ये इसको प्लस को चेंज करके इस तरह लिख दिया -12 योटा स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करते हैं जी, इस पर वो फैक्टराइजेशन बनाने के लिए जिस तरह आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो -12 योटा स्क्वायर आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -4 बने, तो ये -6 योटा जेड प्लस 2 योटा जेड, ये इसके मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया। अब उसके बाद इसमें से वही काम, z कॉमन निकाला, यहाँ से 2 योटा कॉमन निकाला, z -6 योटा, ये इसके दो फैक्टर बन गए। अब उसके बाद जी इसी तरह ही ये पोलिनोमियल है z³। सबसे पहले इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से पूरी की पूरी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से z कॉमन निकाल लिया, बाकी अंदर चीज़ रहेगी z² 1 + योटा z + योटा। इसको z को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, z + z योटा प्लस योटा आ जाएगा। यहाँ से z आप कॉमन निकाल लेते हैं, z + 1, यहाँ से योटा कॉमन निकाल लेते हैं, z + 1। ये इस पोलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर बन गए। फिर मैं बता रहा हूँ उनका मकसद क्या है। अगर आपने फर्ज करें इसको सोल्व करना हो, या अगर हम 1.3 एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करना है, तो पहले आपको इसके पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने के बाद इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। यहाँ से z की एक वैल्यू आ जाएगी 0, एक आएगी -1, एक आएगी -i। ये इनका मकसद है असल में। तो पहले आपको ये सिखाना चाह रहा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर कैसे बनाते हैं। आगे मैंने लिखा है समटाइम इट इज नॉट इजी टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये कहता है हमेशा आसान नहीं होता कि आप अपनी गिवन जो पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, हमेशा उसके फैक्टर बना लें। ये इतना आसान नहीं है। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सोल्व करते हैं अक्सर, तो ये इतना आसान नहीं होता। आप उसके ऊपर फिर बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह भी लगाते हैं, तो उनकी फैक्टराइजेशन हमेशा कहता है इतना आसान नहीं है। फॉर दिस वी कैन यूज़ द फॉलोइंग टूल। तो फिर ऐसी सूरत में हम रैशनल रूट थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको बता सकता है कि कौन कौन से पॉसिबल रूट्स होते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह लगा सकते हैं। वी इलस्ट्रेट ऑल ऑफ देम बाय सिंपल एग्जांपल्स, बट फर्स्टली वी रिकॉल रैशनल रूट थ्योरम। इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बताता चलूँ कि रैशनल रूट थ्योरम क्या था और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Firstly, it is always remembered that rational root theorem applies only polynomial with integers or rational coefficients। सबसे पहले कहता है जी कि याद रखिएगा कि रैशनल रूट थ्योरम हमेशा, ये आपकी बुक में सब कुछ है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये आपकी बुक में है रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम हमेशा उन पॉलिनोमियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके कोएफिशिएंट्स या तो इंटीजर होते हैं। इंटीजर मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाले नंबर जो हैं +-1, +-2, +-3, ठीक है, या फिर रैशनल फॉर्म में हो, यानी p/q फॉर्म में, या तो कोएफिशिएंट्स ये वाले होंगे या p/q फॉर्म के होंगे। सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन जनरल टू कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ये उन पॉलिनोमियल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिनके कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स हों, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक पॉलिनोमियल है, जैसे चले मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, नीचे बताई होगी एग्जाम्पल मैंने, देखते जाएँ। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है px = 2x² - 7x + 3। इसकी यहाँ पर कोएफिशिएंट देखें 2, -7, 3, ये आपके पास इंटीजर हैं। इनके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं रैशनल रूट थ्योरम। ये आपको बता सकता है कि अगर इसको इक्वल टू 0 रखकर आपने इसके पॉसिबल रूट तलाश करने हैं तो वो कौन से हो सकते हैं। इसी तरह ही, लेकिन ये अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है p of z = ये, इसके लिए आप रैशनल रूट थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके यहाँ कोएफिशिएंट कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों जो है रैशनल है, लेकिन ये नहीं इस्तेमाल। इसी तरह ही अगर ये है √3x² + √2x + 5, यहाँ पर आपके पास रैशनल रूट थ्योरम इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रूट, ये जो कोएफिशिएंट है, ये इर्रेशनल नंबर है। अब रैशनल रूट थ्योरम इस्तेमाल कैसे करते हैं। रैशनल रूट थ्योरम ये कहता है कि लेट अस डिफाइन रैशनल रूट थ्योरम। मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल दी हुई है, ठीक है, आपने इसका रूट्स निकालने हैं रैशनल रूट थ्योरम से। इफ़ p/q इज़ अ रैशनल रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर फर्ज करें ये इसका एक रूट है इस पॉलिनोमियल का, ये ऊपर मैंने लिख के दिया है, इन लोवेस्ट टर्म का मतलब है ये मजीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकती कटिंग के बाद, जैसे लाइक 2 और 5 इसका एक रूट है, तो इसमें p कौन है, कहता है p डिवाइड्स द कांस्टेंट टर्म a0। p वो नंबर है नोमिनेटर वाला जो a0 यानी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता है।
क्यू डिवाइड द लीडिंग कोफिशिएंट ए एन, और क्यू वो है जो सबसे बड़ी जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट जो सबसे बड़ी पावर के साथ वाला नंबर होता है उसे लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। सबसे बड़ी पावर के साथ जो नंबर है उसे लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है, इसके मुझे रैशनल रूट थ्योरम से पॉसिबल रूट चाहिए। सबसे पहले मुझे ए नोट चाहिए, ए नोट लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 3। सो फैक्ट, अब इसके मुझे 3 के फैक्टर चाहिए। 3 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जो 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है? +-1 +-3 एंड द लीडिंग कोफिशिएंट टर्म, और लीडिंग कोफिशिएंट टर्म ये है 2। अब 2 के जो होंगे फैक्टर वो कौन कौन से होंगे, यानी 2 को डिवाइड कौन कौन करेगा? +-1 +-2। सो पॉसिबल रैशनल रूट्स P/Q आर। तो पॉसिबल रैशनल रूट कौन से होंगे देखें ज़रा। पहला जो नंबर था ये ए नोट को डिवाइड करने वाले नंबर ये हैं +-1 +-3, और इसको डिवाइड करने वाले हैं +-1 +-2। आपने इनको ऊपर रखना है। पहले जो कांस्टेंट टर्म के जो नंबर आए हैं, फैक्टर आए हैं ना, ये वाला, इसको ऊपर रखेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे सबसे पहले +-1 पर। +-1 को +-1 पर डिवाइड करेंगे, आंसर +-1 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे? +-1 को इसके दूसरे नंबर पर +-2 पर डिवाइड करेंगे, तो अब ये आंसर आएगा +-1/2। ठीक है, ये हो गया, ये पॉसिबल 4 रूट हो गए। अब इसी तरह ही अगला फैक्टर है इसका +-3, इसी तरह ही +-3 को इन दोनों पर डिवाइड करेंगे, +-3/+-1, ये आंसर आएगा +-3। इसी तरह ही फिर +-3 को आप +-2 पर डिवाइड करेंगे, यानी इसके ऊपर, ये आंसर आएगा +-3/2। तो आपके पास टोटल 8 पॉसिबल रैशनल रूट निकलते हैं। 8 पॉसिबल, ये 8 में से कोई ना कोई रूट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो। ऑन चेकिंग बाद में चेक करने पर पता चलेगा कि x = 3 और x = 1/2 आप चेक करें तो इसके एक्चुअल रूट्स हैं, इसके इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के एक्चुअल रूट हैं। अगली बार मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये सुन लें। रैशनल रूट थ्योरम कैन नॉट अप्लाई, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि कब कब अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर ये पॉसिबल रैशनल रूट वर्सेस एक्चुअल रूट्स। The rational roots theorem only tells us the possible rational roots. It does not guarantee that only any of them will actually be the root of the complex polynomial. Rational root theorem सिर्फ आपको ये बताता है कि possible rational roots को पहले बताता है, वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपके पास जो रूट निकलेंगे ना वो लाजमन असल में भी उसके रूट होंगे। मिसाल के तौर पर ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है x² + x + 1। अगर रैशनल रूट थ्योरम से मैं इसके रूट निकालूँ तो पॉसिबल रैशनल रूट ये निकलेंगे +-1। वो कैसे आप जानते हैं? यहाँ पर मैंने बताया कि लीडिंग, सबसे पहले इसके कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 को डिवाइड कर सकता है +-1। फिर इसी तरह ही इसका सबसे पहला कोफिशिएंट 1 है x² के साथ, अब उसको 1 को भी कौन कौन डिवाइड कर सकता है? वो भी +-1 है। तो अब +-1 को +-1 पर डिवाइड करें तो जो पॉसिबल रूट निकलेंगे वो ये हो सकते हैं। लेकिन आप देखें कि ना तो 1 इसको सेटिस्फाइड करता है, अगर 1 को यहाँ पर पुट करेंगे ना इस पूरी इक्वेशन में, तो आंसर आएगा P(1) का, आपके पास आंसर आएगा भाई P(1) का, P(1) = 1 का स्क्वायर +1 + 1। आंसर कितना आएगा? 3। 0 तो नहीं आया ना, सेटिस्फाइड तो तब करेगा आंसर 0 आए। इसी तरह अगर हम P(-1) निकालते हैं तो उस पर भी आंसर आएगा -1 का स्क्वायर -1 + 1। अब ये -1 + 1 कट गया, इसका -1 का स्क्वायर होगा +1, लेकिन ये फिर 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इसके जो दो पॉसिबल रैशनल रूट थ्योरम में जो दो रूट बताए हैं +-1, वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। ठीक है, ये इस बात को शो कर रहा है कि रैशनल रूट सिर्फ आपको ये बता सकता है पॉसिबल रूट्स का, लेकिन वो यकीनन इस बात की गारंटी नहीं देता कि लाजमन इनमें से रूट कोई ना कोई होगा। सो नन ऑफ द पॉसिबल रूट्स +-1 इज एन एक्चुअल रूट वाइल, जबकि अगर इसके एक्चुअल रूट अगर हम निकालना चाहें तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में से ये निकलेंगे और वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है कि नहीं? ये सारी स्टोरी है आपके पास रैशनल रूट थ्योरम। तो रैशनल रूट थ्योरम आपको क्या बताता है? किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो आपके पास होंगे जी इंटीजर, या हो आपके पास रैशनल नंबर। लाइक एज मेरे पास इक्वेशन है 3/2 x² + 8/9 x + 5। तो क्या इस पर रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि स्क्वायर टर्म ही हो, मैंने ज़्यादातर एग्जांपल स्क्वायर की नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन लिखी है 8x³ + 9x का स्क्वायर + 5/2x + 7 = 0। क्या आप इस पर रैशनल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले 7 के फैक्टर बनाएंगे, वो +-7 आएगा। फिर 8 को डिवाइड करने वाले नंबर बनाएंगे, 8 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं
7 को डिवाइड करने वाले हैं +-7 और +-1। 8 को डिवाइड करने वाला है +-1 +-2 +-4 +-8। फिर इन नंबर्स को इन पर डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल कितने बनेंगे, दो ऊपर हैं, यहाँ 4 है, 2 जो 8 पेयर बनेंगे जी। कैसे, पहले +-1 को +-1 पर डिवाइड किया, फिर +-1 को +-4 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये +-1/4 आ जाएगा। इसी तरह ये सारे करते रहेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि रैशनल रूट थ्योरम आपको पॉसिबल रैशनल रूट्स के मुतालिक बताता है। वो हरगिज़ ये नहीं कहता कि मैंने जो बताए हैं वो एक्चुअल रूट होंगे, ठीक है। रैशनल रूट थ्योरम कब लगता है, जब आपके पास कोएफिशिएंट्स हों इंटीजर या कोएफिशिएंट्स हों रैशनल। अगर कोएफिशिएंट्स होंगे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में या स्क्वायर रूट वगैरह की फॉर्म में इरैशनल, तो वो कभी भी नहीं लगेगा रैशनल रूट थ्योरम उसके ऊपर। किस मकसद के लिए है रैशनल रूट थ्योरम, आपको पॉसिबल रैशनल रूट्स बताने के लिए है। ये सारा काम क्यों करना पड़ रहा है, जब आपने किसी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसमें ऐसी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, जैसे मिसाल के तौर पर मेरी एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है 3z का स्क्वायर प्लस 8z प्लस 9, ठीक है। क्या इसके लिए रैशनल रूट थ्योरम इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इसके यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या हैं, इंटीजर हैं, सही है। लेकिन अगर कोएफिशिएंट्स हों आपके पास योटा की फॉर्म की, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी भी है ये वाले, तो इनके लिए आप रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, सही है। ले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे ये सिर्फ चंद एक एग्जांपल्स हैं, ये आई होप कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, देख सकते हैं, ये आपको समझ आ जाएंगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लेक्चर में हमने रैशनल रूट थ्योरम का मतलब पढ़ा है, किसी पॉलिनोमियल के रूट्स या ज़ीरो क्या होते हैं इनका मतलब पढ़ा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन की फैक्टराइजेशन क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक्सरसाइज 1.3 की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।